गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस और लेसन है थर्ड। इसके 2 भाग अपने कर चुके हैं और तीसरा भाग आगे से शुरू करना है। अब अपने परमाणु द्रव्यमान कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में अपने पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि क्या था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे जो विशिष्ट संकल्पना थी वो क्या हम परमाणु द्रव्यमान की थी। जो सबसे विशिष्ट संकल्पना थी वो क्या थी, परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार क्या हुआ, प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है कि प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग होता है और क्या होता है, अभिलाक्षणिक होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर होगी कि उसने जो स्थिर अनुपात का नियम दिया इतना स्पष्ट और इतना सही नियम था कि उससे परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए जो वैज्ञानिक थे वो अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं व्युत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। मतलब सभी का वैसे ज्ञात करना तो मुश्किल था, लेकिन रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष जो परमाणु द्रव्यमान थे उसको ज्ञात किया गया। अब देखो, ये कुछ तत्वों के प्रतीक हैं, सारणी है। इसको आपको मतलब ऐसे रट्टे नहीं लगाने, आप इस सारणी को 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको लगभग 50 से 60% जो इनके प्रतीक हैं वो याद हो जाएंगे। एल्यूमिनियम का क्या है, Al। फर्स्ट क्या होगा, कैपिटल, दूसरा होगा स्मॉल। ऑर्गन का Ar, वेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl और कोबाल्ट का क्या हो गया, Co। कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, स्वर्ण गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, शीशा का Pv, मैग्नीशियम का Mg और नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, चांदी का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U एंड जिंक का Zn। ये हैं इनके प्रतीक। इसके बाद अपने जो पढ़ रहे थे परमाणु द्रव्यमान के बारे में कि हम यहाँ पर एक यौगिक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखते हैं CO से। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, CO। इसका उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित है। इसमें क्या है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। कि जो इस लाइन को समझो कि जो कार्बन है वो अपने से खुद से 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाली ऑक्सीजन के साथ ही संयुक्त होती है। मान लो कि हम एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई को अपने इस सभी को पढ़ने से पहले, जैसे देखो कि आप केले लेने जाते हो, आप कोई भी चीज़ लेते हो, केले छोड़ो, सब्जी कोई और चीज़ लेते हो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो वो क्या करता है, एक जो भी दुकानदार से लेते हो, दुकानदार एक बाट रखता है, दूसरी तरफ उतनी चीज़ रखता है और आपको तोल कर दे देता है। तो आपको क्या पता कि वो 1 किलो है, आपको क्या पता। तो किसी ना किसी ने उसको निर्धारित पैमाना निर्धारित किया है कि यह 1 किलो है, यह 2 किलो है, यह 3 किलो है। उसी प्रकार परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए भी किसी न किसी के सापेक्ष मापना था। तो इसको किसके सापेक्ष मापा गया, कार्बन के सापेक्ष मापा गया। परमाणु द्रव्यमान को क्या किया गया, कार्बन के सापेक्ष मापा गया। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग की इकाई के रूप में लिया। इन्होंने क्या किया, उसको ऑक्सीजन के सापेक्ष लिया, ऑक्सीजन व कार्बन के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित किया। 2 कारण थे इसे, इसीलिए इसको सही समझा। 2 कारण क्या थे, देखो। पहला कारण क्या है, जो ऑक्सीजन है वो अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर लेता है और यौगिक बना लेता है।
दूसरा कारण क्या था कि इस परमाणु द्रव्यमान इकाई के द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। कि इस परमाणु द्रव्यमान इकाई के द्वारा अधिकांश तत्वों के जो परमाणु हैं वो द्रव्यमान हैं वो पूर्णांक के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके बाद 1961 में ये बात आ गई पहले ऑक्सीजन के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक के रूप से स्वीकार किया गया था। पहले ऑक्सीजन को किया गया, उसके बाद किसको किया गया, कार्बन को किया गया। कार्बन 12 आइसोटोप कार्बन 12 को लिया गया समस्थानिक के रूप में। तो जो क्या है कि कार्बन 12 समस्थानिक का एक परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कि इसके 1/12वें भाग को क्या लेते हैं, मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। उसके सापेक्ष क्या हुए, सभी के परमाणु प्राप्त किए गए। पहले जो मानक लिया गया, जो सार्वभौमिक लिया गया, वो क्या लिया गया, कार्बन के द्रव्यमान का 1/12वां भाग 1/12वां भाग लेकर फिर उससे सभी के ज्ञात किए गए। तो ये क्या है कि अपने पहले से मतलब जैसे वो निर्धारित किए जाते हैं, आपको नहीं पता कि 1 किलो का बाट 1 किलो का है या नहीं है तो कैसे है, तो वो पहले से निर्धारित किया गया। उसी तरह कार्बन का जो द्रव्यमान को लेकर भी सभी के द्रव्यमान ज्ञात किए गए। तो ये भी एक प्रकार का मानक पैमाना माना जाता है। इसके बाद किसी भी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया। किसी भी तत्व के सापेक्षिक जो परमाणु द्रव्यमान है उसको उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का 1/12 कार्बन 12 परमाणु के जो द्रव्यमान है उसके 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा ही उसको परिभाषित किया गया। कि मानक किसको लिया गया, कार्बन को लिया गया। इसके बाद कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 कुछ के दे रखे हैं। जैसे ही आप सारणी को 2-3 बार रीड करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, इकट्ठे याद नहीं होंगे। इसके बाद देखो परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते। लगभग परमाणु को अपने क्या कहते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते। परमाणु अणु या आयन के रूप में रहते हैं। भी अणु बना लेते हैं या तो 2 परमाणु मिलकर, या फिर अपना कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेते हैं, आयन बना लेते हैं, और उसी के रूप में ये क्या रहते हैं, अस्तित्व में रहते हैं। तो ये अणु या आयन क्या होते हैं, अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, पदार्थ बनाते हैं जिसको अपने देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। अब देखो इसके बाद अणु क्या है। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं या ये परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। अणु क्या है, मतलब भी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बना लेते हैं। तो ये जो अणु है ये स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बन गया, ये क्या होता है, इसका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है लेकिन ये कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और एक ही तत्व के परमाणु और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। चाहे तो एक ही तत्व हो, मतलब हाइड्रोजन मिलकर H2 बना लें, चाहे हाइड्रोजन और जल मिलकर ऑक्सीजन मिलकर H2O का एक अणु बना ले, मतलब एक ही तत्व के हों चाहे भिन्न भिन्न तत्वों के हों, दोनों उनके संयोग से भी क्या निर्मित होता है, अणु ही निर्मित होता है। तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा संरक्षित होते हैं। ये एक ही तत्व की बात करें तो उसके द्वारा संरक्षित होते हैं, जैसे ऑर्गन, Ar, हीलियम, He इत्यादि।
जैसे अनेक तत्वों के जो अणु हैं वो उसी तत्व के केवल एक परमाणु के द्वारा निर्मित होते हैं, एक ही परमाणु के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं है, जो अधातुएं हैं उनमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु में क्या होते हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो क्या है, O2 के रूप में है, जिसको अपने श्वसन के लिए जिस गैस को अपने वायुमंडल से ग्रहण करते हैं वो O2 के रूप में पाई जाती है। ऑक्सीजन एक परमाणु और प्लस दूसरा ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं। और ओजोन परत पर O3 के रूप में ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन वैसे ऑक्सीजन नॉर्मल है O2 के रूप में ही पाई जाती है। इसीलिए फिर इसे क्या कहते हैं, द्विपरमाणुक अणु कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 परमाणुओं से युक्त ये एक अणु है, तो इसे क्या कहते हैं, द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करे तो हम इसे ओजोन O3 कहते हैं। इसे फिर क्या कहेंगे, O3 ओजोन कहेंगे। जब ऑक्सीजन के 2 की जगह 3 परमाणु संयोग करेंगे तो किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। कि कोई भी संरचना है उसमें जितने परमाणु मिलते हैं, मतलब ओजोन बनाने के लिए कितने परमाणु ऑक्सीजन के मिले, 3 मिले, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 3 ऑक्सीजन होगी, मतलब 3 होगी। जितने परमाणु मिलते हैं उसे ही उसकी क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर क्या होते हैं, बंधे होते हैं। उसके अणुओं में क्या होते हैं, असीमित जो परमाणु हैं वो क्या रहते हैं, परस्पर बंधे रहते हैं। तो कुछ तत्वों की परमाणुता का अपने अवलोकन करते हैं। जैसे देखो आर्गन क्या होता है, एक ही रहता है, सिंगल रहता है, तो इसकी संयोजकता फिर क्या हुई, परमाणुकता क्या हुई इसकी, एक परमाणु, क्योंकि इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। हीलियम भी अकेला रहता है तो इसकी क्या हुई, एक परमाणु को। ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है तो हाइड्रोजन भी H2 के रूप में रहता है तो नाइट्रोजन भी N2 के रूप में रहता है तो क्लोरीन भी और फास्फोरस की है 4, फास्फोरस P4 के रूप में रहता है, तो इसकी फिर परमाणुकता कितनी हुई, 4। सल्फर की बहुपरमाणुक है, सल्फर में तो अपने नहीं बता सकते, तो इसकी बहुपरमाणुक है। इसके बाद ये तो अधातु थे। धातुओं की बात करें तो सोडियम की भी एक है, आयरन की भी एक है, एल्यूमिनियम की भी एक है और कॉपर की भी है, एक है। इन सभी की परमाणुकता क्या है, 1-1। इसके बाद देखो यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं वो एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर एक यौगिक का अणु बनाते हैं, यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। जैसे जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े और 1:8 में जुड़े, H2O बना। H2O क्या बना, यौगिक का एक अणु बना। कि जल का ये क्या है, एक अणुसूत्र है, जल का एक कण है, तो इसे क्या कह सकते हैं, यौगिक। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन मिलकर और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना, अमोनिया का एक अणु बना। तो ये क्या है, यौगिकों के अणु है कि विभिन्न तत्व मिलकर विभिन्न प्रकार के कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एक ऑक्सीजन का परमाणु मिला, एक कार्बन का मिला, तो क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो ये क्या है कि भिन्न भिन्न तत्वों के अणु मिलकर, परमाणु मिलकर जब एक अणु बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, यौगिकों के अणु कहती हैं। इनका अनुपात भी अपने देख सकते हैं। इसके बाद देखो आयन क्या होता है। आयन क्या होता है कि जो धातु हैं, अधातु हैं, धातु अधातु युक्त जो यौगिक होते हैं आवेशित कणों से बने होते हैं। जिन कणों में आवेश पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन क्या है, एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। कि या तो परमाणु या परमाणुओं का समूह पर जिसके ऊपर क्या होता है, नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश भी हो सकता है और धन आवेश भी हो सकता है। आयन क्या है, 2 प्रकार के हैं, एक धनायन, एक होते हैं ऋण आयन। धनायन जिस पर धन आवेशित आयन हो, जिस पर प्लस का साइन हो, उसे क्या कहते हैं, धनायन। और जिसके ऊपर माइनस का निशान हो उसे क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। जैसे
सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम किसके रूप में होता है, धनायन के रूप में, और क्लोराइड किसके रूप में होता है, ऋण आयन के रूप में। मतलब दो प्रकार के आयन मिलकर ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। एक विपरीत प्लस वाला माइनस वाले से ही अभिक्रिया करता है। तो परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इसके बाद देखो अगला जो टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना, इसको अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।